Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, Government College Didwana. स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं, मैं इन दिनों बीएससी सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने व्याख्यान शेयर कर रहा हूँ। यह विषय एंटीजन और एंटीबॉडी एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम से संबंधित है। एंटीजन एंटीबॉडी विषय आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोविड की बीमारी भी चल रही है और वैक्सीन या वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है और एंटीबॉडी कैसे बनती है, उनका क्या रोल है, ये सब बातें आज का ज्वलंत विषय भी है। आप जैसा कि जानते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक लॉक एंड की मैकेनिज्म पर आधारित होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है? बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी में होने वाली अंतःक्रिया एक प्रकार से एंजाइम और सब्सट्रेट के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के समान है। इन अंतःक्रिया में एंटीजन के निर्धारक स्थल अर्थात वो एपिटोप्स होते हैं, वो स्थान होते हैं जहाँ बॉन्डिंग साइट्स खुली होती हैं, तथा एंटीबॉडी के परिवर्तनशील क्षेत्र या पैराटोप। तो एपिटोप और पैराटोप, एंटीजन में एपिटोप होता है और एंटीबॉडी में पैराटोप होता है। ये वो स्थान है, लोकाई है, जहाँ बॉन्डिंग होती है। तो इन स्थानों के मध्य असहसंयोजी अंतःक्रियाएँ होती हैं, इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है। इन अंतःक्रियाओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं, अंतःक्रियाएँ संपन्न होती हैं। एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी क्रियाओं में कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं वो आप देखिए। एंटीजन एंटीबॉडी में होने वाली अंतःक्रिया इन मॉलिक्यूल्स पर पाई जाने वाली सहसंयोजकता के समानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के दौरान किसी प्रकार की विकृतीकरण या डीनेचुरेशन की घटना नहीं होती। एक विशिष्ट एंटीजन इससे संबंधित होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ ही संलग्न होता है। एंटीजन एंटीबॉडी में कॉम्बिनेशन सतही स्वरूप में होता है। एंटीजन एंटीबॉडी में कॉम्बिनेशन का रेट इसमें भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स की संयोजकता पर निर्भर करता है। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 पूरक तंत्र, नंबर 2 अवक्षेपण, 3 समूहन, नंबर 4 उदासीनता, नंबर 5 आपसानीकरण और नंबर 6 भक्षाणुनाशन। तो पहले पूरक तंत्र के बारे में समझते हैं। इसकी खोज 1901 में बोर्ड एवं जाग्नू ने की थी, जिसमें रक्त के मिलाने पर संवेदी सीरमीय क्रिया होती हैं। कुछ एंटीबॉडी जीवाणुनाशक, जीवाणुलयन और रक्त लयन जैसी क्रियाएं आरंभ करने में ताप स्थिर कारक या कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, और यह 9 प्रकार के प्रोटीन अंशों से बना जटिल है और इसे C1 और C2 तथा नाम दिया है। C1 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या 3 प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है। अतः कॉम्प्लीमेंट का निर्माण 11 प्रोटीन अंशों से मिलकर होता है। मनुष्य में ये सीरम ग्लोबुलिन्स का लगभग 10% भाग बनाते हैं तथा अधिक ताप पर विकृत हो जाते हैं। ये देह में अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन क्रिया होने पर श्रृंखलाबद्ध अवस्थाओं में क्रिया करते हैं। इस कारण यह इनकी बैक्टीरिया की देह की भित्ति में परिवर्तन उत्पन्न कर लाइसोजाइम हेतु प्योर बना देते हैं, सुराही बना देते हैं। पूरक तंत्र का मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन C3 होता है, जो
दो पाथ्स के द्वारा, जो दो पथों के द्वारा सक्रिय हो सकता है। पहला है चिरसम्मत पथ। इस पथ में C3 का सक्रियण प्रतिरक्षी तंत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी माइक्रोब के मध्य बनने वाले कॉम्प्लेक्स द्वारा C3 प्रोटीन प्रेरित होता है, और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन G3, इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडीज भाग लेती हैं, प्रतिरक्षियाँ भाग लेती हैं। दूसरा है एकांतरित पथ। ये सूक्ष्मजीवों की सतह पर उपस्थित पॉलीसैकेराइड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से C3 कारक सक्रिय हो जाता है। दूसरा पॉइंट है अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। एंटीबॉडी एवं जलीय माध्यम में घुलनशील एंटीजन के मध्य अंतःक्रिया के कारण एक जालक या एक कॉम्प्लेक्स, एक नेटवर्क का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे दृश्य अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम में आप ये देखिए, यहाँ प्रेसिपिटेशन कर्व है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस है ये, यहाँ पर ये एंटीबॉडी इन प्रेसिपिटेशन है, जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस है, ये एंटीबॉडीज़ हैं, और ये जोन ऑफ एंटीजेंस है, इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीजन है ये। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने का यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ये पीक है इसका प्रेसिपिटेशन कर्व का। इसका निर्माण जालक में पारस्परिक एंटीबॉडीज़ के मध्य आयनिक बंध बनने के कारण जालक का अवशेष समाप्त हो जाता है, जालक का आवेश समाप्त हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज होता है समाप्त हो जाता है, एवं जालक अघुलनशील हो जाता है। यह क्रिया तभी होती है जब एंटीजन एवं एंटीबॉडी सामान्य मात्रा में उपस्थित हों। दोनों में से किसी की भी मात्रा अधिक होने के कारण दृश्य अवक्षेपण का निर्माण नहीं हो पाता है, और इसका उपयोग एंटीजन के परीक्षण के लिए अथवा रोगी में संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। यह टेस्ट ब्लड में, सीमेन में या वीर्य में, भोजन विषाक्त आदि के मामलों में तथा फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, तथा फॉरेंसिक एप्लीकेशन में भी किया जाता है। अवक्षेपण वलय परीक्षण में परख नली में जिस क्षेत्र में एंटीजन तथा एंटीबॉडी की सामान्य मात्रा उपस्थित हो, वहाँ पर अवक्षेपण वलय का निर्माण होता है। अब तीसरा पॉइंट है एग्लूटिनेशन या समूहन। अवक्षेपण क्रिया में जहाँ घुलनशील एंटीजन का उपयोग होता है, समूहन क्रिया में कणी या ग्रेन्युलर प्रकार के एंटीजन का उपयोग होता है। यह एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ क्रिया करके दृश्य समूहन की क्रिया को दर्शाते हैं, जिसे एग्लूटिनेशन या समूहन कहते हैं। यह एंटीबॉडीज़ जो इस प्रकार क्रियाओं को दर्शाते हैं अग्लूटिनिन कहलाते हैं, एग्लूटिनिन भी इनको कहते हैं, इंग्लिश में कहलाते हैं। यह क्रियाएं भी अवक्षेपण क्रियाओं के समान होती हैं। जिस प्रकार एंटीबॉडी की अधिकता से अवक्षेपण क्रिया अतिरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, उसी प्रकार समूहन की क्रियाएं भी अवमंदित हो जाती हैं। एंटीजन का यह प्रभाव प्रोजोन प्रभाव कहलाता है। यह क्रियाएं अत्यधिक संवेदी होती हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। इस डायग्राम में आप देखिए, एग्लूटिनेशन की क्रिया दिखाई गई है, एंटीबॉडीज़ हैं ये आरबीसी है, ये इसके ऊपर एंटीजन चिपक रहे हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कि एग्लूटिनेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एंटीबॉडीज़ हैं, आरबीसी पर चिपक करके एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ आरबीसी के अंदर एंटीजन होता है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जहाँ पर एंटीजन डॉट से दिखाया हुआ है, ये एंटीजन, इस एंटीजन से देखिए ये डॉट है, इस डॉट से ये एंटीबॉडी जुड़ती है, इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। और चौथा तरीका होता है न्यूट्रलाइजेशन का। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रियाएं संचारी तरल या ह्यूमोरल इम्यूनिटी से संबंधित होती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी, जिन्हें एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं, विभिन्न जैव विषयों या टॉक्सिन्स एवं वायरसेस को तटस्थ या न्यूट्रलाइज अथवा निष्प्रभावी कर देती हैं।
और इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ एंटीजन प्रतिक्रियाएं उच्च मात्रा की होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा संक्रामक रोगाणु आदि के स्रावित जैव विषयों या टॉक्सिन्स तथा वायरस का तटस्थीकरण होता है तथा रोगों से प्रभावी बचाव होता है। एक सामान्य प्रतिरक्षी प्रतिजैव विष या एंटीटॉक्सिन अवटिस्ट्री एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन है, जिसके कारण गंभीर टिटनेस रोग से बचाव होता है। यह प्रतिजैव विष या एंटीटॉक्सिन्स टिटेनस के टीका के टिटनेस के टीके के फॉर्मेशन के पश्चात ही डेवलप किया गया। और ये क्या है तरीका, इसमें ये टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो सेल डैमेज बाय टॉक्सिन मॉलिक्यूल, और ये सेल जो है विकृतीकृत हो जाती है। और पांचवा विधि होती है आपसानीकरण। ये एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रियाएं जो संपूरक संस्थान से संबंधित होती हैं, जिसके अंतर्गत एंटीबॉडी संपूरक एंटीजन से संलग्न होकर उनका विभेदन कर देती है, और इस विभेदन के फलस्वरूप मैक्रोफेज सेल्स को इन बाह्य उत्पादकों को पहचानने में सरलता होती है तथा इन उत्पादों का विनाश से भक्षक सेल्स या फैगोसाइट्स भक्षण कर सुगमता से इनका फैगोसाइटोसिस की क्रिया संपन्न कर लेती हैं या भक्षण कर लेती हैं, और इन विशिष्ट एंटीबॉडीज़ को ऑप्सिन्स कहते हैं या ऑप्सोनिन कहते हैं, तथा यह अभिक्रिया इसलिए ऑप्सोनीकरण कहलाती है। समझ में आई आप? ये ऑप्सोनीकरण ऑप्सिनिन की वजह से होता है, और इसलिए इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में ऑप्सोनीकरण कहते हैं। और ऑप्सोनाइजेशन मेथड का उपयोग ज्वर, पोलियो, रुबेला और स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण जैसे रोगों के पहचान के लिए किया जाता है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ ऑप्सोनाइजेशन की अभिक्रिया है, ये दर्शाई गई है। यह एंटीबॉडी है, यह एंटीजन है। ऑप्सोनाइजेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट्स हैं ये इसकी, कॉम्प्लीमेंट बना, बॉन्ड बना, फैगोसाइटोसिस हुई यहाँ सेल इसको खाती है, और रिसेप्टर्स फॉर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, इस जगह ग्राही स्थल होते हैं जहाँ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और इस तरह से एडियरेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लेक्स टू द फैगोसाइट्स, ये इस प्रकार से निर्मित हो जाता है। छठी प्रक्रिया है फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज सेल्स लसिका ग्रंथियों एवं प्लीहा से बनती हैं। मैक्रोफेज किससे बनती हैं? ये लिम्फ सेल्स और स्प्लीन से बनती हैं। लिम्फ सेल्स एवं स्प्लीन के अंदर बनती हैं। ये रक्त के साथ देह के विभिन्न भागों में चक्कर लगाती रहती हैं। बॉडी में एंटीजन के प्रवेश करने के कुछ मिनटों के बाद ही इनमें एक्टिविटी देखने को मिलती है, सक्रियता देखी जाती है। मैक्रोफेज सेल्स एंटीजन के निकट आती हैं। इनकी कोशिका मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एंटीजन के संपर्क में आती है तथा एंटीजन को घेरते हुए एक वेसिकल या आशय जैसी संरचना बना लेती है। इस प्रकार कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों में एंटीजन पूरा का पूरा सेल के भीतर पाइनोसाइटिक आशय जिसको पेनोसोम जो होता है लाइसोसोम्स द्वारा बनाया जाता है, उसके अंदर पेनोसाइटिक वेसिकल में निगल लिया जाता है और मैक्रोफेज सेल्स इंगल्फ पदार्थ का डाइजेशन कर देती हैं और इसके लिए इसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्राथमिक लाइसोसोम्स या प्राइमरी लाइसोसोम्स वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाते हैं और लाइसोसोम्स में भरा लाइटिक एंजाइम जो होता है, एसिड फॉस्फेटेज जो इसका मार्कर एंजाइम होता है, वो लाइटिक सब्सटेंस होता है जो अनेक एंजाइम्स रखता है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स कहलाते हैं। ये पाचन में सहायता करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ संलग्न पाइनोसाइटिक आशय या पिनोसोम्स फैगोलाइसोसोम्स बन जाते हैं, फैगोलाइसोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं
और पाचन के उपरांत ये पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और ये बाहर निकलते हैं। इसके लिए पेनोसाइटोसिस जैसी किंतु विपरीत दिशा में क्रिया होती है, तो उसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस, या जैसे एक्सऑस्मोसिस होती है उसी तरह से पेनोसाइटोसिस में सेल्स के अंदर मटेरियल एंटर होता है और लाइसोसोम से डाइजेशन के बाद सेल्स की सरफेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस डायग्राम में आप ये देखिए, यहाँ ये फेगोसाइट बनी है, ये सब्सटेंस था सेल के अंदर एंटर हुआ है, ये पेनोसोम बना, ये लाइसोसोम्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, ये इसका यहाँ देखिए डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन होने के बाद में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है रिलीज ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स सेल सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया में इंटरेक्शन का स्वरूप देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक पूरा हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक्स। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के 3rd पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, इसे आप पढ़िएगा।